करोड़ों शौचालय का निर्माण किया, घर जल नल की व्यवस्था उन्होंने किया। किसान जो जिसका कोई संगठन नहीं है, किसान को उन्होंने सब्सिडी देने की बात की और सब्सिडी किसान को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए। वहीं आपको बताते चले कि 9 साल बेमिसाल का भी गुणगान करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गरीबों की बात करता है, गरीबों के लिए सोचता है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली ऐसी है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं। वहीं आपको बताते चले कि विपक्षी एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक हो जरूर रही है, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं वो सबके सब महत्वाकांक्षी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन ये बैठक कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, और उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से चरमरा चुका है बिहार का लॉ एंड ऑर्डर। पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन सिर्फ शराब बिचवाने में लगी हुई है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिहार में पासवान जाति के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। सरकार ने उनका अधिकार का हनन किया है। उन्होंने कहा कि पासी समाज के जो लोग आते हैं, तारी बेचना, तारी उतारना उनका काम होता है और सरकार ने इस पर भी रोक लगा दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि उनके अधिकार का हनन किया जा रहा है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। हजारों लाखों गरीब मृत्यु से बच के क्या जीवित है, इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। तीसरा उन्होंने किया, शौचालय का निर्माण किया, करोड़ों शौचालय का निर्माण किया, घर जल नल की व्यवस्था उन्होंने किया। किसान जो जिसका कोई संगठन नहीं है, किसान को उन्होंने सब्सिडी देने की बात की और सब्सिडी किसान को मिल रहा है। अब शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, बिहार जैसा पिछड़ा इलाका जहाँ मेडिकल कॉलेज की कमी थी, एक तो प्राइवेट कॉलेज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, जीने का अधिकार सबको है, शिक्षा पाने का अधिकार सबको है, मौलिक अधिकार में है। इसीलिए उन्होंने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की व्यवस्था की और बिहार में भी उसका ज्वलंत उदाहरण है। तो था उन्होंने किया वृद्धावस्था पेंशन, जो वृद्ध लोग हैं, चाहे औरत हो और मर्द हो, जो वृद्ध लोग हैं उनके पेंशन की व्यवस्था की उन्होंने, इंदिरा आवास की व्यवस्था किया उन्होंने। और जो नौजवान हमारे साथी हैं जो बेरोजगार हैं, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि प्रत्येक वर्ष मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा और प्रत्येक साल 70 से 75 हजार लोगों को रोजगार बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज से 8 दिन पहले मैं भी जाके मुजफ्फरपुर में नियुक्ति पत्र दिया हूँ। तो इस ढंग से पूरे देश का जो विकास होना चाहिए, पूरे देश का विकास नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो विपक्षी एकता कल जो यहाँ होने वाला है, उसमें 80% लोग पर सीबीआई ईडी का शिकंजा चढ़ा हुआ है। 9 वर्ष की सरकार की बनी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, इस 9 वर्षों में 10वां वर्ष शुरू है, एक भी भारत सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी भी मंत्री पर नहीं लगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हमारा देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप विदेश का पॉलिसी देखो, जहां कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं इतनी लोकप्रियता है कि अमेरिका जैसे राष्ट्र का भी राष्ट्रपति कहता है कि आप इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी हो कि आपका ऑटोग्राफ लेने की इच्छा होती है। किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति पैर छू के प्रणाम करता है प्रोटोकॉल तोड़ के,
ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कार्यशैली है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार जो हमारी सरकार है, मैं तहे दिल से घर से निकलते होंगे, जैसे आप पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं तो रास्ते में आपको डर लगता होगा कि रास्ते में कोई किडनैपिंग तो नहीं कर लेगा, रास्ते में कोई हमारा आपका मोबाइल तो नहीं छीन लेगा, रास्ते में आपका सामान तो नहीं छीन लेगा। ये डर बना हुआ है बिहार के लोगों को विगत 8-9 महीनों से, जब से सरकार बदली है, जब से पाला बदला गया है, तब से ये लोगों को डर बना हुआ। क्योंकि जिस सत्ता के खिलाफ नीतीश जी को बिहार की जनता ने विश्वास किया था, आज उस जनता के साथ में विश्वासघात हुआ है। 2020 के विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को अपना मत दिया था, और एनडीए गठबंधन के लोग, भाजपा के लोग इतने दयालु थे कि जनता दल यू से दुगना सीट लोकसभा विधानसभा में मिलने के बावजूद भी उन्होंने जनता दल यू को अपना नेता माना, नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री माना। लेकिन बिहार की जनता से बिना पूछे हुए नीतीश जी जिस सरकार के खिलाफ बिहार की जनता ने उनको अपना मत दिया था, उसी के गोद में चले गए। इसलिए बिहार में आम लोगों के साथ, खास करके जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं, उनको नीतीश कुमार जी पर विश्वास खत्म हो गया। अब देखिएगा यहाँ रोज भ्रष्टाचार हो रहा है। आप बगल में देख लीजिए, भागलपुर का पुल, इस दर्जनों पुल बिहार में गोदावरी एक ही व्यक्ति को, एक ही एजेंसी को दिया जा रहा है। क्यों भाई? उस एजेंसी में क्या है? जबकि उसने पहले ही सूचित किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ है वो टेक्निकली गलत है। उसने डिप्टी सीएम जी को जाकर आगाह किया था कि पुल का जो निर्माण हुआ वो गलत हुआ है। फिर भी बिहार सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, और नतीजा हुआ कि पुल ध्वस्त हो गया बीच में ही, और दर्जनों लोग उसमें मारे भी गए। तो ये बिहार सरकार की स्थिति है। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर है, खास करके बिहार में दलित समाज का जो लोग है, अति पिछड़ी जाति के जो लोग है, वो सुरक्षित नहीं है। आपको सामने में उदाहरण होगा, हमारे हाजीपुर में लालगंज में राकेश पासवान, जो बहुत तेज तरार नौजवान लड़का था, हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव भी था, और 5 बजे शाम में जाके उसकी हत्या हो गई। और प्रशासन के द्वारा आज तक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिएगा कि अरवल में एक दलित महिला के साथ में, पासवान महिला के साथ में बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। बेगूसराय में छौड़ाही प्रखंड में वहां एक दलित महिला के साथ में बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या हो गई। वो भी दलित महिला पासवान ही थी। तो इस ढंग से बिहार में जाति पूछ के भी क्राइम हो रहा है, क्योंकि हम पासवान जाति के लोग इस सरकार के विरोध में हैं। मैं स्पष्ट खोल कर कहना चाहता हूं, जो वर्तमान सरकार बिहार में, इस सरकार के विरोध में हमारी जाति के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं। तो चुन के प्रशासन के द्वारा हत्याएं, लूट, बलात्कार कराया जा रहा है, उसका केस दर्ज नहीं होता है। ये बिहार के दुर्भाग्य है। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितने अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे 2005 में, 2010 में, 2015 में, आज वो नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं है। आज किसी के सहारे हैं, उनको सहारा चाहिए। अब कोई भी भाषण देने के पहले आप देखे होइएगा, आप लोग पत्रकार साथी हैं, तो भाषण देते हैं तो बगल में से घूम कर देखते हैं कि तेजस्वी यादव है कि नहीं। तो ये उनको सहारा चाहिए। वो निराश हो चुके हैं बिहार की राजनीति से। इसलिए साथियों, बिहार में अब जब भी 2024 का चुनाव हो, तो मैं यहाँ कुछ जन पब्लिक भी है, आप लोग भी बिहार के नागरिक हो, आप भी मतदाता हो, मैं तमाम लोगों से आग्रह करता हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करिए, और 2024 में एनडीए गठबंधन को अपना मत दीजिए। और एनडीए गठबंधन 2024 में 2/3 बहुमत से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मचा रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं,
अरे कौन सी विपक्षी एकता है? 10 वर्ष से तो तुम विपक्षी एकता की बात कर रहे हो, कहाँ हुआ? विपक्षी एकता में कुछ लोग शरीक हो रहे हैं, और जो लोग शरीक हो भी रहे हैं उनका अलग अलग ग्रीवांसेस है। अब बगल में बंगाल है, बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं। उनका कहना है कि मैं उसी शर्त पर समझौता करूंगा जब हमारे साथ कांग्रेस समझौता करे और कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार नहीं। क्या ये राजनीति में संभव है? नहीं संभव है। अरविंद केजरीवाल, उनका सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे खिलाफ जो अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें सभी दल के लोग आम सहमति बनावे और राज्यसभा में मेरे पक्ष में अपना मत डालें। इसी तरह से कई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनका अलग ग्रीवांसेस है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद स्वयं उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद पे। तो एक अनार है और 100 बीमार है। तो ये परिस्थिति है। कल इन लोगों का विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, और मैं समझता हूं कि वो बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है सीट शेयरिंग का, और दूसरा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक अनार है 100 बीमार है। प्रधानमंत्री के दर्जनों दावेदार हैं, उसमें हमारे बिहार के लोग भी दावेदार हैं, बहुत से लोग, दर्जनों लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। तो मैं समझता हूं कि, और उसमें भी अधिकांश लोग, कल की जो बैठक हो रही है उसमें अधिकांश लोगों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। किसी पर ईडी का शिकंजा है, कोई जेल से छूटे हुए हैं, कोई जमानत पर हैं, कोई जेल में जाने की तारीख तय हो रही है। तो इस ढंग से विपक्षी एकता संभव नहीं है। मेरे हिसाब से विपक्षी एकता कभी कायम नहीं होगा, कभी कभी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। और अंतिम चौथी बात है